Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, this is the third video of our the exam series in which we are going to discuss poetic extract. इससे पहले दो वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे डिटेल में बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डिटेल वीडियो में बात की, और उसी क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन में सेकंड वीडियो में मैंने बात की समरी राइटिंग पे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के बहुत अच्छे और बड़े कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स थे। कुछ चीज़ें फिर भी मुझसे मिस हो गई, जो बच्चे कह रहे थे कि हम समरी को स्टार्ट कैसे करें। तो वो जिन बच्चों के मुझे मैसेजेस आए थे, जिन बच्चों के मुझे वहाँ पे कमेंट्स आए थे उसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, तो वहाँ पे मैंने उनको बता दी। तो बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ से जाके देख सकते हैं कि हम समरी को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मैं कोशिश ये किया करूँगा कि हर वीडियो को अपलोड करने से पहले, स्पेशली द एग्ज़ाम सीरीज़ की जो वीडियोज़ आ रही हैं, इसको अपलोड करने से पहले एक कम्युनिटी वॉल पे क्वेश्चन लिख दिया करूँगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपकी कोई सजेशंस हों, आपकी कोई क्वेश्चंस हों, तो पहले से अगर आप वहाँ पे मुझे रिप्लाई कर देंगे तो मुझे ये उससे फ़ायदा होगा कि वही जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उस वीडियो में आपसे डिस्कस कर दिया करूँगा, ताकि मुझसे कोई चीज़ जो है वो उस वीडियो में मिस ना हो। बहरहाल बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो कि पोइट्री के एक्सट्रैक्ट पे है। शॉर्ट सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। एक कमेंट मुझे ये भी आया था, पर्सनल मैसेज आया था कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं लेकिन बहुत बड़ी वीडियोस होती हैं। तो असल में उसकी रीज़न यही थी, मैं चाह रहा था कि किसी एक टॉपिक को लेके कोई एक पॉइंट ऐसा ना हो जो आपका पॉइंट आपसे मिस हो। तो मेरी कोशिश ये थी कि इससे पहले की जो 20-25 मिनट की वीडियो आती थी, लेकिन अब एग्ज़ाम सीरीज़ को मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ और बहुत इसको डिटेल वीडियो बनाने की रीज़न ये कि आपका जो है वो कोई भी एक कंसर्न उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं रहना चाहिए। सो देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या नई चीज़ें और हम किस तरीके से इस क्वेश्चन में जो है वो महारत हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। इसमें हम बुनियादी तौर पे 4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली उस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि डायरेक्टली हमारे पेपर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे FBIC का क्या पर्सपेक्टिव है, फेडरल बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को लेके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। थर्ड पोर्शन में आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3A में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और हमने उनको कैसे आंसर करना है ये डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में एक ऐसी स्किल, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्मार्ट वर्क मैंने आपके साथ शेयर करना है जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से महारत हासिल कर सकते हैं और इसमें पेपर में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सो बढ़ते हैं अपने पहले पोर्शन की जानिब, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। पोइट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ इसको कहते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस या पावरफुल फीलिंग्स। तो दिस इज़ नॉट द डायरेक्ट पार्ट ऑफ योर पेपर, इनडायरेक्ट पार्ट भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग जब भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। पोइट्री के एलिमेंट्स की बात की जाए तो इसमें हम फॉर्म पे बात करते हैं, हम इसकी मीटर पे बात करते हैं, टोन पे बात करते हैं, सिंबलिज्म, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, राइमिंग स्कीम पे बात करते हैं, किस तरीके से पोइट ने इमेजरी क्रिएट की, सारे के सारे जो हैं पोइट्री के एलिमेंट्स हैं। सो दिस वाज द वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट पोइट्री। अब हम बढ़ते हैं फेडरल बोर्ड का क्या पर्सपेक्टिव है और फेडरल बोर्ड इस क्वेश्चन को लेके आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो दिस क्वेश्चन शेल कंसिस्ट ऑफ पोएटिक एक्सट्रैक्ट अपेंडिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विद वेरिएबल मार्क्स एलोकेशंस। द पोएटिक एक्सट्रैक्ट ऑफ पैरेलल डिफिकल्टी लेवल विल बी गिवन. Questions will be related to content or poetic devices or any other identical item mentioned in bifurcated SLOs of HSCC 1. अब जो आपका फेडरल बोर्ड है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 3A है, जो आपसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस पोर्शन में आपके पास 2 स्टेंजाज होते हैं और उन दोनों में से कोई एक स्टेंजा आपने करना होता है, पहली चीज़, ठीक है। अब कैसे होता है 2 स्टेंजाज, यानी कि एक स्टेंजा आपके पेपर में आएगा और उसी स्टेंजा से आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। कलेक्टिवली ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर के, यानी कि क्वेश्चन नहीं, ये पार्ट जो है 3A पार्ट जो है ये 6 मार्क्स का और 3B आपका 6 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होल आपका जो है वो 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम उन 6 मार्क्स पे बात करने लगे हैं जो कि हमारे पोइट्री से या पोइट्रिक एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आई होप कि आपको फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव और जो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं।
उस स्टैंजा को लेके उन लाइंस को लेके आपसे उसके थीम पे बात की जा सकती है। पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दीज लाइंस या दिस स्टैंजा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जा सकता है, यानी कि उसमें से कोई एक लाइन ले ली या कोई एक एक्सप्रेशन ले लिया कि या उसमें से कोई एक चंक ले लिया और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है। इसके अलावा उसके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। उसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है या उसके अंदर इंटेंडेड मीनिंग क्या है, यानी कि अगर पोइट ने ये बात कही है तो पोइट की यहाँ पे कहने से क्या मुराद है, वो क्या कहना चाहता है और इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके बेसिकली वो हमें क्या सबक देना चाहता है, इसके हिडन मीनिंग्स क्या हैं। तो आपसे एक तो डायरेक्ट मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं और उसके जो हिडन मीनिंग्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जा सकता है। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है कि आप इस स्टैंजा में से कोई से 2 या कोई से 3 फिगर्स ऑफ स्पीच को जो है वो हाईलाइट करें या उनको आप आइडेंटिफाई करें। आप पे टोन का क्वेश्चन हो सकता है, मूड का क्वेश्चन हो सकता है, स्टाइल का क्वेश्चन हो सकता है और मैंने आपकी आसानी के लिए इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही कैटेगरी में रखा है। अगर आप पे टोन का क्वेश्चन होता है या मूड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या स्टाइल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इन तीनों टर्म्स को मोर और लेस एक ही कैटेगरी में आप जो है वो आंसर कर सकते हैं। देन आपसे राइमिंग स्कीम के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। आई होप कि आपको राइमिंग स्कीम का पता होगा। राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं 9th-10th में आप करते आए हैं, इससे पहले क्लास में भी आपने की होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैसेज के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि इस लाइन में राइटर हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन को आप इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। पोइट क्या मैसेज देना चाह रहा है या क्रिटिकल एप्रिसिएशन से मुराद होता है कि यू आर सपोज टू एनालाइज दैट एक्सप्रेशन और दैट लाइन, ठीक है। और पोइट की क्या इंटेंशन है, ये बात भी मैंने आपको पिछली 1-2 हेडिंग्स पहले मैंने बता दी थी। ये और वो हेडिंग्स जो हैं पोइट का मैसेज या उस लाइन को एक्सप्लेन करना या एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मीनिंग की, इसका मतलब जो है वो सेम है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद है कि इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर आपने इसको सीख लिया और इसको समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू इंशाल्लाह। अब देखिए मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चंस बनाए हैं कि अगर इन 6 में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्रैम दीज लाइंस। इन लाइनों को आप याद कर लें बहुत अच्छे से, समझने के बाद एक दफ़ा समझ लें कि इनका मतलब क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ और इन लाइंस को याद कर लें और इन लाइंस को आप वहाँ पे अपने आंसर में फिट कर सकते हैं। इन लाइंस को अगर आप चाहें तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और इन लाइंस को अगर आप अपने आंसर के साथ मर्ज करके लिखना चाहें तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोन पे क्वेश्चन आता है या स्टाइल पे क्वेश्चन आता है या मूड पे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इन लिटरेचर टोन रेफर्स टू द राइटर्स एटीट्यूड और इमोशनल एक्सप्रेशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने टोन को, मूड को या स्टाइल को आपने डिफ़ाइन कर दिया और अगली ही लाइन में आप लिखेंगे द टोन ऑफ द पोइट इन दिस स्टेंजा या इन दीज लाइंस इज़ डैश डैश एंड डैश। अब डैश में आपने क्या लिखना है, ज़ाहिर है वो जो आपका एक स्पेसिफिक आपका स्टेंजा आएगा उस स्टेंजा की जो टोन है उस टोन को आपने सिर्फ एक लफ्ज़ में आपने बताना है कि वो उसकी टोन कैसी है, ठीक है। एलियनेटेड है, मेलनकॉलिक है, हैप्पी है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, तो कोई भी टोन हो सकती है, कोई भी स्टाइल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे इन ब्लैंक्स में आप जो भी वर्ड लिखेंगे, जो भी टोन या उसका स्टाइल या उसका मूड लिखेंगे वो एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। द टोन ऑफ द पोइट इन दिस स्टेंजा इज़ मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। मेलनकली आपने नहीं लिखना। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं पेपर में, मोस्ट ऑफ द पेपर जब मैं इंटरनल असेसमेंट बच्चों में मार्क कर रहा होता हूँ तो उसमें देखता हूँ बच्चे लिखते हैं द टोन ऑफ द पोइट इन दिस स्टेंजा इज़ मेलनकली। ये आपको एक टेक्निकल पॉइंट पता होना चाहिए। और ये जो 3 वर्ड्स आप यहाँ पे लिखेंगे उनको आप मार्कर से या ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आपके टेक्स्ट में जो है खूबसूरती जो है वो वहाँ पे आ जाएगी। ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन में डिस्कस करूँगा, लेकिन साथ साथ कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। अगर फिगर्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाईलाइट एनी 2 फिगर्स ऑफ स्पीच या आइडेंटिफाई एनी 2 फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आप ये लिख सकते हैं द पोइट हैज़ ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेटेड द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स टू इन्हेंस द टेक्स्ट विजुअल अपील। अब थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर आपको उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ था तो उसको मैंने कम किया क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्योंकि एग्जांपल्स भी देखनी है तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बड़ा आंसर बन जाता है, तो इसलिए मैंने उसको कम करके आपके लिए, आपकी आसानी के लिए इतना लिख दिया। अच्छा, जो भी आप फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, आपने कम से कम 2 एग्जाम्पल सीखनी है, पहली बात। दूसरी बात, लेट्स सपोज आप इमेजरी और सिमिली फाइंड आउट आपने की उस स्टेंजा में से,
तो आपने उसको हेडिंग दी सिमिली की, और जिस लाइन में सिमिली यूज़ हुई है उस लाइन को एज इट इज़ वहाँ से देख के लाजमी लिखेंगे आप। अगर आपने कह दिया ना कि इन दिस स्टैंजा द पोइट हैज़ यूज्ड सिमिली एंड मेटाफर, और वो सिमिली मेटाफर उस स्टैंजा में हुई भी, लेकिन आपने एग्जाम्पल ना लिखे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसके। अब आपने लिख तो लिया कि सिमिली यूज़ हुई है और आपने ठीक भी लिखा, लेकिन किस लाइन में यूज़ हुई है? वो तो 6 लाइनों का स्टैंजा था, 4 लाइनों का स्टैंजा था। राइटर को कैसे पता चलेगा कि वो पहली लाइन में यूज़ हुई है, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? ठीक है, तो आपको एग्जामिनर को ये चीज़ समझानी है। तो आपने अगर सिमिली यूज़ हो रही है तो सिमिली की हेडिंग दे के आगे वो लाइन वहाँ से पिक करनी है और उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। पंक्चुएशन मार्क की किसी भी चीज़ की कोई चेंज नहीं करना उसमें, ठीक है। उसको एज इट इज़ उठाएं और वहाँ पे लिखें। और लेट्स सपोज सिमिली थी जहाँ पे मैंने ऐसे एग्जांपल डैफोडिल्स की दिया, तो एज़ अ क्लाउड, तो मैंने इसको एज़ अ क्लाउड को मैंने थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट करके लिख दिया। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं, आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इमेजरी की बात करते हैं तो बहुत बेहतर है, मैं इंशाल्लाह फिगर्स ऑफ स्पीच में आपके साथ डिस्कस करूँगा डिटेल में, कि अगर आप हाली इमेजरी लिखने के बजाय आप लिखें विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, टेक्टाइल इमेजरी, किस्टेटरी इमेजरी, और इमेजरी के जो सब टाइप्स हैं आप वो लिखेंगे, तो उसके आपको एक अच्छा इंप्रेशन आप राइटर पे, एग्जामिनर पे क्रिएट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन फ्रेम दिस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइम स्कीम का, जो कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करनी होती है, तो आप लिखेंगे राइमिंग स्कीम या राइम स्कीम एक ही बात है, रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम और सॉन्ग फॉर हार्मोनियस फ्लो इन द वर्ड्स। हार्मनी से हार्मोनियस है, ठीक है। ये जब अच्छे वर्ड्स इस तरह के आप लैंग्वेजेस के पेपर में यूज़ करते हैं तो राइटर ऑटोमेटिकली आप पे जो है ना वो फ़िदा हो जाते हैं और आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो आपने अपने अल्फाज से और अपनी राइटिंग से कायल करना है कि भाई मैं लैंग्वेज का पेपर देने के लिए आया हूँ, मैं मैथ्स का ये बाकी, अब मैथ्स वाले नाराज़ ना हो, जो लोग मैथ्स के टीचर होंगे वो कहेंगे हमारे सब्जेक्ट की तजलील हो रही है, लेकिन हम क्योंकि लैंग्वेजेस के पेपर को डील कर रहे हैं, तो लैंग्वेजेस में जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज, जितनी रिफाइंड लैंग्वेज होगी, तो आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा, द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा इज़ ए बी बी सी सी, जो भी बनती है। अब आप ए बी बी सी सी को कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़रूरत नहीं इसके दरमियान में कॉमा डालने की, ठीक है। आपने इनको सबको जोड़ जोड़ के लिखना होता है। आप करते हैं ए लिख के 2 किलोमीटर का फासला छोड़ के फिर बी लिखेंगे, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे नहीं करना आपने, सबको इकट्ठा लिखना है, ए बी बी सी सी। ये 6 लाइनों की मैंने आपको बता दी, वो आपने वहाँ से चेक करनी है, तो मैं आपके एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, ठीक है। दैट इन्हांसेस द ओवरऑल एस्थेटिक अपील ऑफ द स्टैंजा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और उस सिंपल से क्वेश्चन को हमने कितना अच्छा 2-3 अच्छे वर्ड यूज़ करके हमने उसको इतना अपीलिंग बना दिया कि राइटर जो है, एग्जामिनर जो है, आपको 2 में से 2 नंबर दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर थीम पे क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि थीम रेफर्स टू द सेंट्रल आइडिया, concept or message that a writer explores or conveys through a story, poem or any other literary work। देखो मैंने यहाँ पे राइटर का वर्ड यूज़ किया क्योंकि मैं जनरली बात करूँ, मैं पोइट्री के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट लाइन में मैं कह रहा हूँ, द पोइट हैज़ आर्टफुली प्रेजेंटेड द थीम्स ऑफ डैश डैश एंड डैश इन दीज लाइन्स। जो भी थीम्स बनते हैं एक लफ्ज़ की सूरत में, ठीक है, लव है या हेट है या ब्रेवरी है या कोई भी उसका थीम बनता है, आप उनको लफ्ज़ में। अब आपने इसके लिए क्या करना है कि जितनी भी आप पोएम्स याद करेंगे उनकी टोन और उनका थीम जो है, आपने हर एक पोएम का जो पेज होगा उसके बाद स्टिकी नोट लगा के वहाँ पे लिख लें, या एक डॉक्यूमेंट आप बना लें, एक ही पेज के ऊपर सारी पोएम्स, 5-6 पोएम्स होंगी, ज़्यादा तो होंगी नहीं, तो उनके सब एक ही पेज पे लिखेंगे। सिर्फ आपको वो वर्ड्स ज़हन में लाने, और आपको कोई भी स्टैंजा आता है तो आप उसमें वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइंस पे, कि आप किसी भी लाइन को जो एक्सप्लेन करें, तो जनरली ये एक आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, तो इस तरीके से आप अगर ये वहाँ पे 100% फिट आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। द गिवन लाइन्स आर a reflection of poet's deep thoughts. In these lines the poet conveys the idea of dash dash and dash। अब अगर आपके पास 2 आइडियाज़ हैं तो डैश एंड डैश लिखें, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू विविड डिस्क्रिप्शन एंड इमोशंस द यूज़ ऑफ डैश, इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे। द फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, द यूज़ ऑफ इमेजरी इन दिस लाइन एड्स डेप्थ टू द मीनिंग। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आपने एक जनरल किस्म का आंसर कर दिया। अगर आप इसमें खुद से कोई सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा ना बने, कोशिश कीजिए कि 2 नंबर के तो बहुत बड़ा आंसर ना बने, लेकिन दोनों को मर्ज करके या प्योरली इसको भी लिखेंगे तो ये भी चलेगा, ठीक है। और अगर आपके पेपर में इमेजरी से रिलेटेड, बाज़ दफ़ा इमेजरी पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि इमेजरी रेफर्स टू द पोइट्स यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट appeals to the senses. In these lines the poet has created powerful imagery of dash and dash which helps the reader connect with the mood and tone of the poem। ये 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताएं, इनको अपनी कॉपीज़ पे लिखें, अपने नोट्स इनके बनाएं और इनको बहुत अच्छे से याद कर लें।
इनके जो इनकॉर्पोरेटेड है या विविड है, ये इस तरह के जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, आप इन वर्ड्स को अच्छे से स्पेलिंग्स के साथ याद करें ताकि जब आप पेपर में लिखें तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट जो आप क्रिएट कर सकें. सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस वाज वेरी शॉर्ट वीडियो एंड आई होप कि आपको इस शॉर्ट वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर इसमें कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें. मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको डिटेल्ड आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा. और डू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लास फेलोज, विद योर peers, and comment below if you have any constructive suggestion. So inshallah मिलते हैं next video में with question number 3B that is about the elements of plot. वो थोड़ी डिटेल वीडियो होने जा रही है और उसमें भी आपको मैं ऐसे ही सेट पैटर्न्स बताऊंगा जिनको आप याद करके बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं. मेरे पास वो PDF में वो सारे क्वेश्चंस बने हुए पड़े. सो थैंक्स अगेन एंड स्टे ब्लेस्ड.